नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 का राज्य व्यवस्था में कितने प्रश्न आए थे उसको देखेंगे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। 371 के विशेष के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। तो ये आपका जो है हैदराबाद और कर्नाटक है। अनुच्छेद 371 में हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है, जो 98वें संविधान संशोधन 2012 के द्वारा संविधान में लाया गया था। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत राष्ट्रपति इस बात के लिए अधिकृत है कि वह कर्नाटक के राज्यपाल के लिए विशेष दायित्व निश्चित करें। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। आगे चलिए। संविधान के किस भाग में पंचायत राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ये तो बहुत इजी ही सवाल है, ये आप सब जो लोग जानते ही होंगे। ये जो है आपका 9वें भाग में जो पंचायत व्यवस्था है, जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जो अनुच्छेद आपका 243 से लेकर के 243 आड़ तक है। आगे चलिए। इसमें आपका जो है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। तृतीय तल कब जोड़ा गया। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय दल कब जोड़ा गया। भारतीय संघ व्यवस्था में तृतीय दल 1952 ईस्वी में जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। इसमें आपका नए राज्य का गठन भी है, राज्य के क्षेत्र परिवर्तन भी है और राज्य की सीमा भी है। नए राज्य का प्रवेश नहीं है। ये नए राज्य का प्रवेश जो है आपका अनुच्छेद 2 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 2 में के तहत आप राज्य के प्रवेश एवं स्थापना का प्रावधान किया गया है, अर्थात संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश उनकी स्थापना कर सकती है। यह अनुच्छेद 2 में है, ना कि 3 में। तो आप इससे आपको जो है ए और बी और सी जो है तीनों आपका जो है अनुच्छेद 3 में है, और जो डी है नए राज्य का प्रवेश है आपका अनुच्छेद 2 में है। निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। ऐसा कौन सा पदाधिकारी है जिसको हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। तो इसमें आपका जो है संघ लोक सेवा आयोग जो है आपका, इसमें कोई भी भूमिका जो है संसद का नहीं होता है। बाकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उसके बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन सबको जो है संसद जो है हटा सकती है। लेकिन यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उससे जो है
संसद नहीं हटाता है, अन्यथा आपका जो है, इसलिए आपका जो है आंसर डी हो जाएगा। तो आपका पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण निहित होता है। ये किसमें निहित होता है? पंचायत के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन और अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण निहित होता है राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज्य अधिकारी में, राज्य निर्वाचन आयोग में। तो ये तो जो है आपका जो है राज्य का विषय है, इसलिए यह जो है राज्य सूची, राज्य निर्वाचन आयोग जो है आपका कराएगा, इसलिए जो है आपका डी सही है। निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग 2 अनुच्छेद 280 और प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 223 का और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। इसमें आपका जो है संघ लोक सेवा आयोग जो है आपका, ये तो 315 में है ही है। वित्त आयोग आपका जो है अनुच्छेद 280 में है, ये तो बात सही है। उसके बाद फिर आपका अंतर्राज्यीय परिषद 263 में है, ये भी सही है। ये आपका जो है प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 223 में नहीं है, अनुच्छेद 223 में इसका प्रशासनिक नहीं है, ये अनुच्छेद 223 ख के मामले का अधिकरण से संबंधित है। लेकिन इसमें जो है आयोग जो है जो कि जो बिल संविधान संशोधन द्वारा जो है 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसका आंसर जो है आपका सी होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो केंद्र सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 273, 76, उसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई संथानन समिति की सिफारिश पर ही 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव पारित कर केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर केंद्र सतर्कता आयोग को जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश 1998 के द्वारा सांविधिक दर्जा इसको प्राप्त किया है। वर्ष 2003 में राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी, तत्पश्चात यह प्रभाव में आया। वर्ष 2004 में आयोग ने नामित एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है, इसलिए जो है यह जो है इसमें से कोई नहीं है। सतर्कता आयोग जो है एक जो है आपका सांविधिक अधिकार है। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्ष पर विचार कीजिए। जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास और डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी। इनकी नियुक्ति का सही कार्यक्रम व्यवस्थित करना है। तो इस हिसाब से आपका जो है इसका हो जाएगा 1, 4, 3 और 2। जयंती पटनायक जो है आपका पहले आयोग में 1992 में अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद फिर जो है ममता शर्मा आपका जो है 6वें आयोग 2011 में बनी थी। उसके बाद फिर डॉक्टर गिरिजा व्यास आपका जो है 5वें आयोग में और डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी जो है आपके 4थे में। तो इस हिसाब से जयंती पटनायक आपका पहले में हो गए और ममता शर्मा आपका जो है 6ठे में हो गए हैं।
ये छठे आयोग में हो गए हैं, और डॉक्टर गिरिजा शर्मा जो है आपका 5वें आयोग में, और जो है आडवाणी जी हैं जो है चौथे आयोग में है। इस हिसाब से आपका हो गया जो है 1, 4, 3 और 5। पहले पे जयंती पटनायक, चौथे पे जो है डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी, और 5वें डॉक्टर गिरिजा, और छठे पे जो है आपका ममता शर्मा। इस हिसाब से आपका डी हो गया 1, 4, 3, 2। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य आपका भाग 4 का में है, ये सही है, बिल्कुल सही है। राज्य आपका जो है भाग 6 में है, ये भी सही है। ये भारत का महान्यायवादी आपका जो है अनुच्छेद भाग जो है 8 में ना 13 में ना होकर के आपका ये भाग 5 में है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं आपका ये जो है भाग 14 में है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से आपका आंसर जो होगा सी आंसर होगा। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी की बात की गई है। आगे चलिए। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम और याचिका समिति। इसका जो है आपका हो जाएगा प्राक्कलन समिति जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहला प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। भारतीय संसद को यही सबसे बड़ी समिति है। इसके सदस्य की संख्या 30 होती है। इसमें स्थायी मितव्ययिता समिति भी इसे कहा जाता है। इस समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकता से संबंधित है? ये तो बहुत ही इजी है, आप सबको पता ही होगा। अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 6 से 11। तो इसका जो है आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 5 से 11। नीचे दिए हुए कथन को देखिए, और ये कथन और कारण का सवाल है, इसको देखिए। कथन है, भारतीय राजनीति व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। कारण इसका है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में निम्नलिखित राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो इसमें आपका ए और आर दोनों सही है। ए आर ए की व्याख्या कर रहा है, ए आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ये सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें आपका हो जाएगा ये जो है ए भी सही है और बी भी सही है, और दोनों ने इसका व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका आपका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था ने तो पूर्णतः परंपरागत है और ना ही पूर्णतः आधुनिक। यह परंपरागत तत्व को साथ लेकर के आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, अतः इसकी प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के मूल्य भी समाहित है, इसलिए जो है ये आपका सही है और बी भी। आगे चलें। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो इसका संख्या जो है 12 होती है। 91वें संविधान संशोधन 2003 को क्रमशः
अनुच्छेद 75 का तथा अनुच्छेद 164 का के माध्यम से केंद्रीय तथा राज्य मंत्रिपरिषद में क्रमशः प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या क्रमशः लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में कुल सदस्य की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होने का प्रावधान किया गया और राज्य में मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होंगे। इसलिए जो है आपका बी आंसर आपका सही है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का स्पष्ट किया किससे जो है गोलकनाथवाद 1967 में, केशवानंद भारतीवाद 1973 में, शंकरी प्रसादवाद 1951 में, सज्जन सिंह वाद 1965 में। तो इसका आपका हो जाएगा केशवानंद भारती केस 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत घोषित किया गया। संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के से तात्पर्य है कि न्यायपालिका ऐसी किसी भी विधि को संवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद ए सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायक, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो इसमें आपका हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है ये आपका जो होगा 48 होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 50 के तहत राज्य की लोक सेवा में कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक हेतु राज्य द्वारा कदम उठाने का प्रावधान किया गया है, न कि 48 में। अनुच्छेद 50 में जो है इसका प्रावधान है, न कि 48 में है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य होगा। महान्यायवादी इससे पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो इसमें आपका जो है पहला आपका सही है और महान्यायवादी इस परिश्रम की प्राप्ति करेगा जो संसद से अवधारित करे, यह आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि संविधान के महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया गया है, वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित परिश्रम प्राप्त करता है। जो महान्यायवादी है इसका परिश्रम प्राप्त करेगा संसद द्वारा नहीं, इसका जो है राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि आपको कितना पेमेंट मिलेगा, कितना पेमेंट नहीं मिलेगा और आप कब तक रहेंगे। तो इसमें आपका जो है आपका केवल एक सही है। कथन कारण का सवाल। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कारण है भारत की एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्याय के पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। इसमें आपका ए और आर दोनों सही है, व्याख्या कर रहा है, ए और आर दोनों को सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है, और ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। तो इसमें आपका हो जाएगा ये दोनों सही है लेकिन जो है आपका व्याख्या नहीं कर रहा है, इस हिसाब से आपका जो है बी आपका सही हो जाएगा। भारत शासन प्रणाली का स्वरूप सामान्यतः संगठनात्मक रहता है किंतु किसी भी संकट के समय एकात्मक रूप धारण कर लेता है। इसे अर्ध संगठनात्मक भी कहा जाता है। भारतीय संविधान ने एक स्वतंत्र, एकीकृत एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान करता है जो भारतीय संविधान का संघीय विशेषता बताता है। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? तो इसका आपका हो जाएगा सामान्य विधेयक, धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, विनियोग विधेयक।
तो इसमें आपका 1 नंबर सामान्य विधेयक जो है वो सही है। दोनों संसद के बीच गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक को बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। और संयुक्त बैठक धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में कभी नहीं बुलाई जाती है। यह केवल साधारण विधेयक के और वित्त विधेयक के मामलों में बुलाई जाती है। इसलिए आपका जो है सामान्य विधेयक जो है सही है। सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 61 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अनुच्छेद 67 ख राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 94 उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 90 स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 61 आपका जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाता है, तो आपका एक ये जो है 2 से है। अनुच्छेद 67 ख जो है आपको उपराष्ट्रपति को हटाता है, 3 में है। और अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाता है, यह जो है 4 में है। और अनुच्छेद 90 जो है राज्यसभा के उपसभापति को हटाता है। इस हिसाब से आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया? किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया है? ये आपका 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। 22 जुलाई 1947 को आपका राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया है। मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापित किया गया है। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और 24 जनवरी 1950 को आपको राष्ट्रगीत अपनाया गया है। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ये सब बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो यहीं तक आज हमारा इतनी ही क्लास थी जो वो क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि 2020 के पेपर में राज्य व्यवस्था से। ऐसे ही हम सभी सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन लेके आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।